2047, आज से सिर्फ 21 साल बाद। साल बाद इंडिया जब अपनी इंडिपेंडेंस को 100 साल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन सवाल ये है, जब भारत अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा होगा, तब दुनिया इंडिया को किस नजर से देखेगी? एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री, या एक सुपर पावर? आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और एक ऐसा नेशन जो चंद्रयान को मून पर उतार सकता है। लेकिन जहां आज भी करोड़ों लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक तरफ डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के चैलेंजेस, एक तरफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉपुलेशन, दूसरी तरफ जॉब का प्रेशर। तो इंडिया क्या सच में 2047 तक अमेरिका और चाइना जैसे देशों की लीग में आ सकता है? ये सुपर पावर बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर बाय 2047? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। सुपर पावर का मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं होता। कहने को तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में मानी जाती है, लेकिन क्या वो सुपर पावर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं: एक पावरफुल इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और स्किल्ड पॉपुलेशन। और दुनिया में आज के टाइम पे सिर्फ अमेरिका को ही फुल फ्लैश सुपर पावर माना जाता है। चाइना रैपिडली उस पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, पर अभी तक पहुंचा नहीं है, और इंडिया भी रेस में शामिल है। लेकिन रेस में होना और रेस जीतना दोनों अलग बातें हैं। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी पॉपुलेशन। आज इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 143 करोड़ लोगों की है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया दुनिया की यंगेस्ट मेजर कंट्रीज में से एक है। इंडिया की मीडियन एज लगभग 29 साल है। कंपेयर कीजिए, चाइना की मीडियन एज लगभग 40 साल है, अमेरिका की 39, और जापान में लगभग 49 साल। मतलब जापान और चाइना एजिंग पॉपुलेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया के पास करोड़ों यंग वर्कर्स हैं। एक्सपर्ट्स इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी एक ऐसा पीरियड जब वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। अगर इंडिया इस वर्कफोर्स को जॉब्स और स्किल्स दे पाया, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को रॉकेट की तरह पुश कर सकती है। 1991 इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि देश के पास कुछ हफ्तों का इंपोर्ट कवर करने के लिए बचा था। लेकिन फिर आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और वही रिफॉर्म्स मॉडर्न इंडिया के फाउंडेशन बने। आज इंडिया लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास पहुंच चुका है। 1991 में ये फिगर $300 बिलियन से भी कम थी। सोचिए, सिर्फ 3 डिकेड, सिर्फ 30 सालों में इकोनॉमी 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है कि अगर ग्रोथ कंटिन्यू रही, 2030 के आसपास इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। अभी रिसेंटली ही जापान को पीछे छोड़कर इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था, पर अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिला, जिस वजह से वो पोजीशन डायरेक्टली 4th से 6th पर आ चुकी है। सुपर पावर सिर्फ इकोनॉमी से नहीं बनते, टेक्नोलॉजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और यहाँ इंडिया ने कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट दिखाई हैं। यूपीआई को ही देख लीजिए, आज हर महीने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होते हैं। कई डेवलप्ड कंट्रीज भी आज तक इंडिया जैसा पेमेंट सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई हैं, और कई डेवलप्ड देशों में हमारे सिस्टम लोग यूज कर रहे हैं। 2023 में इंडिया चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुली लैंड करने वाला पहला देश बना। ये दुनिया को एक मैसेज था कि इंडिया टेक्नोलॉजी रेस में सीरियस प्लेयर है। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और लाखों यंग एंटरप्रेन्योर्स। अब बात करते हैं मिलिट्री की। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में से एक रखता है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और इंडियन नेवी रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है, और क्वाड जैसे पार्टनरशिप इंडिया की ग्लोबल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं। अब तक सब पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन यहीं पर आती है एक रियलिटी, जॉब्स। हर साल लाखों यंग इंडियन वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन सफिशिएंट हाई क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करने अभी भी चैलेंजिंग है। एजुकेशन, इंडिया में वर्ल्ड क्लास टैलेंट भी है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी हर जगह इक्वल नहीं है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्किल डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो एडवांटेज चैलेंज बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने हाईवेज, एयरपोर्ट्स और रेलवेज में मैसिव प्रोग्रेस की है, लेकिन अर्बन प्लानिंग, ट्रैफिक और पब्लिक सर्विसेज में अभी भी काफी काम बाकी है। पॉल्यूशन, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में अक्सर इंडियन सिटीज नजर आती हैं। ये हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो अब इंडिया को करना क्या चाहिए? अगर इंडिया को 2047 तक सुपर पावर बनना है, तो 4 चीजों पर फोकस करना होगा। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग, चाइना की तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। नंबर 2, एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को इंडिया को प्रोवाइड करानी होगी। नंबर 3, इनोवेशन, एआई और सेमीकंडक्टर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि यही कुछ चीजें आने वाली फ्यूचर को शेप करेंगी। एंड नंबर 4, जॉब क्रिएशन, इंडिया को करोड़ों क्वालिटी जॉब्स प्रोवाइड करानी होंगी। तो क्या इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन सकता है? शॉर्ट आंसर, बिल्कुल, लेकिन ऑटोमेटिकली बिल्कुल भी नहीं।
पोटेंशियल जरूर है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल और अचीवमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 2047 का इंडिया आज के डिसीजन पर डिपेंड करेगा, एजुकेशन पर, इनोवेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन कैपिटल पर। अगले 20 साल सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर इंडिया अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है तो 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी स्टोरी भारत की स्टोरी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन पाएगा या अभी भी बहुत चैलेंजेस बाकी हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं, और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।